इंसान की मौत के बाद लास्ट 8 मिनट की मेमोरी उसके दिमाग में बाकी रहती है। खतुंजरात ये सोर्स कोड मूवी की मेन थ्योरी है और अब कहानी शुरू होती है शिकागो की तरफ आती एक ट्रेन से, जिसमें एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और सारे लोग मारे जाते हैं। अमेरिकन एजेंसियां बम्बर को पकड़ने के लिए एक अनोखा प्रोजेक्ट तरतीब देती हैं। नाजरीन, वो ट्रेन में मरे सब लोगों के दिमागों से आखिरी 8 मिनट की मेमोरी निकालकर एक वर्चुअल या तखयलाती दुनिया तरतीब देती हैं। बिल्कुल वही दुनिया जो ट्रेन हादसे से 8 मिनट पहले मौजूद थी। वही ट्रेन, वही लोग और वही पास से गुजरती एक और ट्रेन। अब ये सारा डाटा कोई फिल्माया हुआ नहीं होता, बल्कि वो 8 मिनट की पूरी दुनिया कोडिंग पर मबनी होती है, जिसको सिर्फ एक इंसानी दिमाग ही रीड कर सकता होता है। खतुंजरात, अब साइंटिस्ट उस 8 मिनट की दुनिया में कैसे घुसते हैं और कैसे उसमें बम्बर का पता लगाते हैं, यही इस फिल्म की दिलचस्प कहानी है। पूरी कहानी में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाजरीन, मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता चलूं कि अगर आप कोई रिसर्चर हैं या टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं या आप कोई मेहनती स्टूडेंट हैं, अगर आपका ज्यादा वक्त कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल करने में गुजरता है तो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अल खालिस दिमागी फूड जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये एक बिल्कुल ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, मैं इसे मुकम्मल आजमा चुका हूँ। इसके इस्तेमाल से लर्निंग पावर और मेमोरी पावर में बहुत ज़बरदस्त इजाफा होता है। इसके अलावा हर वक्त दिमाग का थका रहना, नज़ला केरा और बेवक्त नींद का महसूस होते रहना, इस जैसे हर मसले के लिए अल खालिस दिमागी फूड एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसे alkhalis.pk से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नाज़रीन, कैप्टन स्टीवन जो कि इस फिल्म का मेन किरदार है, अफगानिस्तान में बतौर अमेरिकन मिलिट्री पायलट ड्यूटी सरअंजाम दे रहा होता है कि अचानक एक दिन उसका हेलीकॉप्टर फजा में हिट हो जाता है। वो आखिरी बार खुद को हेलीकॉप्टर समेत जमीन बोस होते देखता है और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अब दोबारा जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक चलती ट्रेन में पाता है और उसके सामने एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा कर कह रही होती है, शॉन, आखिर मैंने तुम्हारी सलाह मान ली, तुम ठीक कहते थे। नाज़रीन, अब ना तो वो शॉन था और ना ही वो उस ट्रेन में सवार हुआ था। वो तो कैप्टन स्टीवन था जो अफगानिस्तान में एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। फिर अचानक ये सब कुछ क्या और कैसे होने लगा। इसी दौरान वो खुद को शीशे में देखता है तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि शीशे में उसके बजाय किसी और का अक्स नजर आ रहा था। अब वो जल्दी से अपना बटुआ निकालकर देखता है तो उसके मुताबिक भी वो कैप्टन स्टीवन नहीं बल्कि जॉन फेटर्नस था, जो कि पेशे से एक टीचर था। यानी अब ना तो शक्ल उसकी थी, ना ही वॉल्ट में मौजूद इंफॉर्मेशन का उसकी जात से कोई ताल्लुक था। और ऊपर से सामने बैठी लड़की जिसका नाम क्रिस्टीना होता है, वो कुछ इस तरह बातें करती है जैसे वो कैप्टन स्टीवन को बहुत अच्छी तरह से जानती है। अभी ये कशमकश जारी ही होती है कि अचानक एक मालगाड़ी उस ट्रेन के पास से गुजरती है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। यूं एक बार फिर हर चीज अंधेरे में डूब जाती है। अब तीसरी बार स्टीवन की आंख एक बंद कैप्सूल में खुलती है। उसे लगता है जैसे उसे कोई बुला रहा है। फिर उसे स्क्रीन पर एक ऑफिस वुमेन दिखाई देती है जो उसे कुछ ब्रेन टेस्ट के बाद वेलकम बैक कहती है और उससे पूछती है कि उसका ट्रेन में सफर कैसा रहा। अब स्टीवन बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। वो फौरी कहता है, मैडम, मैं अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, फिर अचानक एक ट्रेन में मेरी आंख खुली और अब यहाँ इस बंद कमरे में मौजूद हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आखिर हो क्या रहा है। अब वो ऑफिस गर्ल जिसका नाम गुडविल होता है, वो उसे कहती है, हम तुम्हें दोबारा उस ट्रेन में भेज रहे हैं जहाँ ब्लास्ट हुआ है। स्टीवन, तुम्हारे पास 8 मिनट होंगे, तुम्हें 8 मिनट में वहाँ बम्बर को ढूंढना है। यूं खतुंजरात वो एक बार फिर उस ट्रेन में पहुंच जाता है। वो लड़की जिसका नाम क्रिस्टीना होता है फिर उससे कहती है, शॉन, मैंने तुम्हारी सलाह मान ली। उसके बाद खतुंजरात वो सारी मूवमेंट दोबारा देखने को मिलती है जो पहले हुई थी। यकीनन अब आपके मन में ये सवाल जरूर उभर रहा होगा कि स्टीवन के साथ ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। वो दोबारा उस ट्रेन में कैसे पहुंचा और कैसे वो सारी मूवमेंट दोबारा हुई जो पहले हो चुकी थी। खतुंजरात, दरअसल अफगानिस्तान में जब स्टीवन का हेलीकॉप्टर हिट होता है तो उसकी मेडिकली डेथ हो जाती है। यानी उसके दिमाग के थोड़े से हिस्से के अलावा उसका पूरा वजूद खत्म हो जाता है। साइंटिस्ट उसके दिमाग को जिंदा रखकर उसका कनेक्शन उस 8 मिनट की वर्चुअल दुनिया से कायम करते हैं
जिसमें 8 मिनट बाद एक धमाके में सब कुछ खत्म हो जाता है। नाज़रीन, अब पूरी फिल्म में कैप्टन स्टीवन गुडविल से जो भी बात करता है वो सिर्फ टेक्स्ट में शो होती है, यानी शीशे में बज़ाहिर मुर्दा पड़ा स्टीवन उनसे पूरी तरह राब्ते में होता है। इसी तरह गुडविल की तरफ से जो डाटा स्टीवन के दिमाग में सेंड किया जाता है, स्टीवन का दिमाग उसका एक तख़य्युलाती अक्स तैयार करता है और उसी अक्स में उसे गुडविल एक टीवी स्क्रीन में नजर आती है। खत्म रात स्टीवन जब दोबारा ट्रेन में पहुंचता है तो वह हैरान होता है कि वक्त एक बार फिर पीछे कैसे चला गया। वही क्रिस्टीना का जुमला, शॉन मैंने तुम्हारी सलाह मान ली, तुम ठीक कहते थे, वही जूते पर कॉफी का गिरना, वही टिकट चेकर का आना, हर चीज दोबारा किसी फिल्म की तरह रूनमा हो रही होती है। अब वो कभी घड़ी को तो कभी ट्रेन को छूकर देखता है और उसे सब कुछ असली लगता है। फिर इस दौरान वो बम को ढूंढने की कोशिश करता है जो कि पूरी तरह कामयाब रहती है। बम एक सेलफोन से मुंसलिक होता है, लेकिन इस दौरान 8 मिनट पूरे हो जाते हैं और ट्रेन में एक जबरदस्त धमाका होता है और अब वो एक बार फिर झुंझलाया हुआ उस बंद कैप्सूल में गुडविल के सामने मौजूद था। वो चीख कर गुडविल से पूछता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी कल ही मैंने अपनी मिलिट्री यूनिट के साथ 2 परवाजें भरी थी, मेरे साथी कहाँ है, मुझे कुछ तो बताया जाए। जवाब में गुडविल की आवाज आती है कि तुम पिछले 2 महीने से हमारे साथ हो। और अब काम की बात सुनो। ट्रेन में ब्लास्ट होने के बाद 1812 कॉल्स खत्म हुई, जिनमें से 52 कॉल्स ट्रेन के आसपास से ट्रेन के अंदर की जा रही थी। धमाका ऐन उसी वक्त हुआ जब माल गाड़ी पैसेंजर ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजर रही थी, यानी पैसेंजर ट्रेन के जरिए माल गाड़ी को टारगेट किया गया था जिसके अंदर मिलिट्री का बहुत सारा सामान था। यानी बम्बर ट्रेन के आसपास से ट्रेन पर नजर रखे हुए था और जो ही 2 ट्रेन एक दूसरे के पास से गुजरी, उस बम्बर ने सेलफोन के जरिए ब्लास्ट कर दिया। स्टीवन, हम तुम्हें वापस उस ट्रेन में भेज रहे हैं, वहां तुम्हें ट्रेन से बाहर मशकूक, तनहा और घबराए हुए किसी भी शख्स को चेक करना है। हमें किसी भी सूरत उस बम्बर का फेस स्केच और गाड़ी का नंबर 2 हमें चाहिए। खत्म रात यू स्टीवन को दोबारा चार्ज कर दिया जाता है। वो अपने मन पर हजारों सवालों का बोझ लिए दोबारा ट्रेन में पहुंच जाता है। एक बार फिर क्रिस्टीना की वही आवाज गूंजती है, आखिर शॉन मैंने तुम्हारी सलाह मान ली, और वगैरह वगैरह। नाज़रीन, स्टीवन अगरचे बहुत पजल हो चुका होता है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर समझ चुका होता है। अब वो क्रिस्टीना से मोहब्बत के जज्बात शेयर करता है और उसे लिए ट्रेन से बाहर आ जाता है, लेकिन उससे पहले वो बम से सेलफोन निकालना नहीं भूलता जिसमें बम्बर का नंबर सेव था। अब यहाँ से उसका असल मिशन शुरू होता है। वो यहाँ मुख्तलिफ लोगों को शक भरी नजरों से देखता है और आखिर एक शख्स को बम्बर समझकर उससे सेलफोन मांगता है ताकि वो उस पर कॉल करके देख सके, लेकिन वो अजनबी शख्स नहीं मानता। अब यहाँ दोनों में फाइट हो जाती है। इस दौरान स्टीवन की ट्रेन निकल जाती है और कुछ दूर जाकर धमाका हो जाता है, यानी ये कंफर्म हो जाता है कि स्टीवन जिससे लड़ रहा था वो बम्बर नहीं था। अब वो जमीन पर गिरा शख्स जल्दी से उठता है और स्टीवन को एक लात दे मारता है। यूं स्टीवन पटरी पर गिरता है और उसके ऊपर से दूसरी ट्रेन गुजर जाती है, जबकि दूसरी तरफ 8 मिनट पूरे हो चुके होते हैं। नाजरीन, अब की बार स्टीवन जब वापस कैप्सूल में आता है तो वहां सिर्फ अंधेरा होता है, मौत जैसा अंधेरा। वो गुडविल को पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब दूसरी तरफ रिसर्च हॉल में भी पूरी तरह खिलबली मची होती है क्योंकि स्टीवन का दिमाग कोई सिग्नल नहीं दे रहा होता। लाइनें ड्रॉप होने लगती हैं और स्टीवन का दिमाग ऑक्सीजन सप्लाई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, जबकि दूसरी तरफ स्टीवन खुद को एक बंद और तारीक कमरे में फंसा हुआ देखता है जहां धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगती हैं। जबकि लेबोरेटरी हॉल में साइंटिस्ट स्टीवन से राब्ता बहाल करने के लिए पागल हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर मजीद 3 मिनट तक राब्ता कायम नहीं होता तो स्टीवन का दिमाग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मिशन सोर्स कोड अधूरा रह जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अंधेरों में गिरा स्टीवन मायूस और थक हार कर गिर जाता है, जबकि दूसरी तरफ उस प्रोजेक्ट का यानी कि मिशन सोर्स कोड का इंचार्ज रोथलेस मायूसी किसी कैफियत में कंप्यूटर से उठने ही लगा होता है कि स्टीवन का टेक्स्ट आता है, गुडविल मुझे सुन रही हो? गुडविल मुझसे बात करो। यानी राब्ता एक बार फिर से बहाल होने लगता है और फाइनली लाइनें जुड़ जाती हैं। खत्म रात इस बार गुडविल और मिशन के इंचार्ज का स्टीवन से मुकालमा बहुत दिलचस्प होता है। खत्म रात स्टीवन राब्ता कायम होते ही कहता है, सॉरी शायद कैप्सूल की बिजली चली गई थी। इस पर इंचार्ज कहता है कि क्या तुम खुद को एक कैप्सूल में देख रहे हो? स्टीवन बोलता है हाँ। नाजरीन, यहाँ सीखने वाली चीज यह है कि जब हम नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग कई मंजर तख्लीक करता है। उन मंजरों में हम खुद अपने वजूद को देखते हैं, हालांकि वो हमारा वजूद नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ एक तखय्युल होता है जो अपने डेटा के हिसाब से मंजरों की सैर करता है।
गरीब लोग ख्वाब में मेहनत मजदूरी करते हैं और अमीर लोग बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, मगर ये सब कुछ सिर्फ एक कल्पना या एक तखय्युल होता है। लेकिन जब दिमाग डैमेज होता है तो उसमें डाटा रिलीज और स्टोर करने वाले फंक्शंस काम करना छोड़ देते हैं, तो इंसान तखय्युलाती दुनिया में खुद को एक बंद कमरे में महसूस करता है जहां उसकी कोई सुनने और सुनाने वाला नहीं होता। वो कमरा भी महज एक तखय्युल ही होता है। मेरे ख्याल से कौमे में फंसे लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा। खत्म हज़रात, अब स्टीवन के दिमाग का कुछ ही हिस्सा जिंदा होता है जिसे सोर्स कोड डाटा के जरिए काम लिया जा रहा होता है। वो खुद को जिस कमरे में देखता है या अपने वजूद को सलामत देखता है तो वो महज एक कल्पना है, एक तखय्युल है। नाजरीन, अब स्टीवन एक बार फिर रट लगाता है कि उसे क्यों बार बार एक ही मंजर में भेजा जा रहा है, ये सब कैसे मुमकिन है और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बजाते खुद मैं इस वक्त कहां पर हूं। और उसके साथ ही स्टीवन बताता है कि उसने क्रिस्टीना नाम की एक लड़की को ट्रेन से निकाल लिया था जो कि अब जिंदा है। नाजरीन, अब मिशन सोर्स कोड का इंचार्ज ठहरे हुए लहजे में स्टीवन से मुखातब होता है। बेटा, तुम जिस सीन को बार बार देख रहे हो वो अकाल पुरख है, वो पास्ट है। उस ट्रेन के सारे लोग आज सुबह 7 बजे ट्रेन ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं और अब वो बम्बर एक न्यूक्लियर डिवाइस से पूरे शहर शिकागो को उड़ाना चाहता है। हमारे पास वक्त इस कदर कम है कि घड़ी की सुइयां रोक कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा, अब तुम ही हो जो उस ट्रेन में बम्बर को ढूंढकर लाखों जिंदगियों को बचा सकते हो, क्योंकि तुम एक सिपाही हो, तुम ऐसा कर सकते हो। नाज़रीन, स्टीवन सवाल करता है कि अगर मैं पास्ट देख रहा हूं तो ये कैसे मुमकिन हुआ। जवाब में इंचार्ज कहता है कि बेटा, मौत के बाद 8 मिनट की शॉर्ट टर्म मेमोरी इंसान में सेव रहती है। हमने उसी मेमोरी को इकट्ठा करके हादसे से 8 मिनट पहले की दुनिया को तैयार किया है। अब उस 8 मिनट की दुनिया में तुम्हें उस बम्बर को तलाश करना है। वो कौन है, वो कैसा दिखता है, उसकी गाड़ी का नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जल्द से जल्द चाहिए और तुम खुद इस वक्त कहां पर हो ये बताना अभी जरूरी नहीं है। तुम वापस ट्रेन में जाओ और वहां के सिक्योरिटी बॉक्स से गन निकालो, जिसे चाहो कत्ल कर दो, मारो पीटो, तुम पर कोई केस नहीं करेगा क्योंकि तुम पास्ट में हो। वहां गन पॉइंट पर लोगों की छानबीन करो। ओके, अब जाओ। नाजरीन, एक बार फिर वही ट्रेन, वही जुमला, वही पांव पर काफी का गिरना और इस दौरान क्रिस्टीना से मोहब्बत का थोड़ा बहुत टेस्ट। अब की बार स्टीवन ट्रेन के सिक्योरिटी बॉक्स से गन निकालने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। क्रिस्टीना झुंझलाई हुई उससे पूछती है कि शॉन, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। और 8 मिनट पूरे हो जाते हैं, फिर बम ब्लास्ट और सब कुछ खत्म हो जाता है। नाज़रीन, कैप्टन स्टीवन मुसलसल कई बार ट्रेन में आता जाता है। इस दौरान वो कई लोगों से उलझता है। इंचार्ज और गुरविल उसे किसी भी सूरत ये बताने को तैयार नहीं थे कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो इस वक्त कहां पर है और किस तरह उनके हाथों यूज हो रहा है। जबकि खतुन रात रिसर्च हॉल के ऑफिस में CIA और खुफिया पुलिस के लोग किसी भी वक्त एक बड़ी इतला के मुंतजर थे, जबकि दूसरी तरफ ब्रेन साइंटिस्ट और कंप्यूटर इंजीनियर्स बड़ी महारत से कैप्टन स्टीवन की बची कुछ सांसों से एक नई तारीख लिखने की कोशिश कर रहे थे। खत्म रात कैप्टन स्टीवन को मालूम हो चुका था कि वो घड़ी पर चलने वाला एक कांटा है। उसके साथ क्या हो रहा है उसे कोई नहीं बताएगा। वो इस वक्त कहां है इसके बारे में कोई मालूमात नहीं देगा। लास्ट टाइम हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था और वो इस वक्त जिंदगी की किस फॉर्मेट में है, ये सवाल उसे अब खुद ही हल करने थे। खत्म रात लिहाजा उसने इन सवालों का जवाब जानने का बेड़ा उठाया। अब गुडविल के मुताबिक वो पिछले 2 महीने से उनके साथ था, जबकि ट्रेन हादसा आज सुबह 7 बजे पेश आया। यानी स्टीवन आज सुबह 7 बजे तक पास्ट में पब्लिश हुआ तमाम वर्ल्ड डाटा वर्चुअल दुनिया में जाकर देख सकता था। अब स्टीवन एक साथ 2 मिशन शुरू करता है, पहला बम्बर को पकड़ना और दूसरा अपने बारे में जानना। नाज़रीन, अब की बार जब स्टीवन उस 8 मिनट की वर्चुअल दुनिया में आता है तो वो क्रिस्टीना से कहता है कि किसी तरह यहाँ इंटरनेट का बंदोबस्त करे और कैप्टन कोल्डन स्टीवंस को सर्च करे, जो कि अफगानिस्तान में एक हेलीकॉप्टर पायलट है। यानी वो अपने बारे में जानने के लिए क्रिस्टीना से कहता है। क्रिस्टीना पूछती है कि शॉन, इसकी आखिर क्या जरूरत है। कैप्टन स्टीवंस कहता है कि बस वो मेरा करीबी दोस्त था, मुझे एक अरसा से उसकी कोई खबर नहीं है। खैर, क्रिस्टीना वहां से इंटरनेट तलाश करने चली जाती है और वो बम्बर को तलाश करने लगता है। इसी दौरान क्रिस्टीना वापस आती है और बोलती है, शॉन, तुम्हारा दोस्त कैप्टन कोल्डन स्टीवंस अफगानिस्तान में दौरान ड्यूटी 2 महीने पहले मारा जा चुका है। अब कैप्टन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या वो मर चुका था? क्या अब वो जिंदा इंसानों में से नहीं रहा?
ऐसे कई सवाल उसके मन में उठते हैं, लेकिन वो क्रिस्टीना से कहता है कि शायद तुमने किसी गलत बंदे का पता लगाया है। अब क्रिस्टीना कैप्टन स्टीवंस का नाम, उसका रैंक, उसके बाप का नाम, उसका आबाई शहर तक बताती है, तो स्टीवन हैरत से उसे देखता ही चला जाता है। और इसी दौरान 8 मिनट पूरे हो जाते हैं। फिर ब्लास्ट होता है और स्टीवन वापस कैप्सूल में लौट आता है। स्टीवन जैसे ही लौटता है, कंट्रोल रूम की लाइनें एक्टिव हो जाती हैं और गुडविल फौरन पूछती है कि स्टीवंस, क्या बम्बर का पता चला? जवाब में स्टीवंस मरी हुई आवाज में कहता है, क्या मैं मर चुका हूं? गुडविल पहले हैरान होती है, फिर बोलती है, यह सवाल जरूरी नहीं है। स्टीवन फौरी जवाब देता है कि एक न्यूज रिपोर्ट जो कहती है कि मैं अफगान जंग में मारा जा चुका हूं। अब मुझे बताया जाए कि इसमें सच कितना है। क्या मैं मारा जा चुका हूं? अगर मारा जा चुका हूं तो आप लोग मुझसे किस तरह राब्ते में हैं? खत्म हज़रात, अब मिशन का इंचार्ज रोथलेस कैमरा अपनी तरफ घुमाता है और स्टीवन से कहता है कि देखो, हेलीकॉप्टर क्रैश में तुम्हारा वजूद खत्म हो चुका है। तुम्हारे दिमाग का बहुत थोड़ा हिस्सा इस वक्त जिंदा है, जिसे हम एक वर्चुअल डेटा से कनेक्ट करके उस बम्बर का पता चलाना चाहते हैं जो शिकागो शहर को उड़ाना चाहता है। अब स्टीवंस कहता है कि मैं खुद को पूरी तरह तंदुरुस्त और जिंदा देख रहा हूँ। जवाब में इंचार्ज कहता है कि वो सिर्फ एक कल्पना है, तुम्हारा अपना ख्याल, तुम्हारा अपना वहम है। बल्कि तुम जहां खुद को देख रहे हो वो भी एक तुम्हारा तखय्युल है, यानी वो तुम्हारा कैप्सूल, वो कमरा। खत्म हज़रात, स्टीवंस जीने की महज कल्पना या जिंदगी के तखय्युल में जी रहा था। अब जब हकीकत खुलती है तो उसके दिमाग का इन्वायरमेंट बदलने लगता है। कैप्सूल की शक्ल तब्दील होने लगती है, क्योंकि दिमाग को पता लग जाता है कि ये सिर्फ एक तखय्युल है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमें सोते वक्त मालूम हो जाए कि हम ख्वाब देख रहे हैं, तो फौरी वो ख्वाब अपना मंजर चेंज कर लेता है, हम एक नए मंजर में दाखिल हो जाते हैं। खैर, मिशन का इंचार्ज रोथलेस उसे समझाता है कि तुम मुर्दा नमा होने के बावजूद 20 लाख लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। बम्बर किसी भी वक्त शिकागो शहर को न्यूक्लियर डिवाइस से उड़ा सकता है। तुम एक फौजी हो और फौजी के बेटे हो, तुम्हारे पास देश की खिदमत करने का सबसे सुनहरा मौका है, इसे मत गुराओ, ये मेरा मशवरा है। नाज़रीन, स्टीवंस कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि मिशन की कामयाबी के बाद मुझे क्या मिलेगा? जवाब में मिशन का इंचार्ज सर्द लहजे में कहता है कि मौत मिलेगी, हम तुम्हें पुरसुकून तौर पर मौत के हवाले कर देंगे। स्टीवंस के लिए भी अब यही बेहतर था कि वो हर 8 मिनट के बाद मरने के बजाय सिर्फ एक बार मर जाए। अब स्टीवंस पूरी हिम्मत और जज्बे से कहता है कि ठीक है, मैं बम्बर को तलाश करने के लिए तैयार हूं। यूं एक बार फिर ट्रेन में पहुंच जाता है और फिर वही सब कुछ होता है। शॉन, आखिर मैंने तुम्हारी सलाह मान ली, वही टिकट चेकर का आना, वही कॉफी का गिरना और वगैरह वगैरह। नाज़रीन, अब कहानी यहां से खासी दिलचस्प हो जाती है। स्टीवंस ट्रेन में पहुंचता है, ट्रेन में लगे बम से सेलफोन को उतार लेता है और तेजी से उसमें पहले से मौजूद नंबर पर कॉल करने लगता है। इस दौरान उसको कई लोगों पर शक गुजरता है, वो उनसे उलझता भी है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो अपना बटवा ट्रेन में फेंक कर वहां से फरार हो रहा होता है। स्टीवंस जल्दी से वो बटवा उठाता है, वो डेरेक नाम के किसी शख्स का होता है। इस दौरान ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। स्टीवंस को यह समझने में देर ना लगी कि एक जीता जागता इंसान ट्रेन में अपना आईडी कार्ड समेत बटवा क्यों फेंक कर जा रहा है। अब स्टीवन जल्दी से ट्रेन का इमरजेंसी बटन दबाता है और ट्रेन से कूद जाता है। उसको बहुत सारी चोटें आती हैं, लेकिन वो डेरेक नाम के उस शख्स तक पहुंच जाता है। वो उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और उसे गन पॉइंट पर कहता है कि ये रहा तुम्हारा बटवा, जिसे तुमने ट्रेन में इसलिए फेंका था कि दूसरों के साथ तुम भी मरे हुए शुमार किए जाओ। अब बोलो, ट्रेन में बम क्यों लगाया? वो शख्स स्टीवंस की जहानत से मुतासर हो जाता है और कबूल कर लेता है कि ट्रेन में बम उसी का ही लगाया हुआ है। अब स्टीवंस उससे गाड़ी का दरवाजा खुलवाता है तो उसमें वो डिवाइस पड़ी होती है जिसके एक्टिव होने के बाद 20 लाख लोगों की मौत हो जाती। स्टीवन उस डिवाइस का मुआयना कर ही रहा होता है कि अचानक क्रिस्टीना, जो उसे शॉन समझकर प्यार कर रही होती है, वो वहां पहुंच जाती है और एक लम्हे के लिए स्टीवंस की तवज्जो चौंकती है। तो वो बम्बर जल्दी से पिस्टल निकालकर स्टीवंस पर फायर दाग देता है और उसी तेजी से क्रिस्टीना को भी मार देता है। बम्बर आखिरी सांसें लेते स्टीवंस से अब जो बात करता है उससे हमें अंदाजा होता है कि वो कोई साइको या पागल इंसान होता है, जिसके नजदीक सब कुछ ठीक करने के लिए सबको मारना होगा। अब इसी दौरान 8 मिनट पूरे होते हैं। स्टीवन वापस गुडविल के पास आ जाता है। वो उन्हीं बम्बर का नाम, पता, गाड़ी का नंबर, बाकी तमाम जरूरी मालूमात मुहैया कर देता है। यूं खत्म रात पूरे रिसर्च रूम में और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में जैसे ईद का समा हो जाता है। हर बंदा जो अपनी अपनी ड्यूटी पर अटका हुआ था खुद को फ्री महसूस करता है। कुछ ही वक्त बाद डेरेक नामी बम्बर की गाड़ी ट्रेस ली जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जबकि मिशन का इंचार्ज रोथलेस अमेरिकन आर्मी को खुशखबरी सुनाता है कि हमारे पास पास्ट में घुसकर असल टारगेट तक पहुंचना और उसे पहचानना कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। हम सोर्स कोड को बतौर हथियार इस्तेमाल करके बड़े बड़े हादसात की तहकीक कर सकेंगे। हम कत्ल जैसी वारदात के बारे में जान सकेंगे। खत्म रात कैप्टन स्टीवंस मिशन मुकम्मल करने के बाद दीवार से टेक लगाए गुडविल से बातें करता है। उन बातों में जज्बातियत, हमदर्दी और एहसास की झलक हमें साफ नजर आती है। गुडविल कैप्टन स्टीवंस के लिए हमदर्दी के जज्बात रखती है। दोनों में बहुत सारी पर्सनल बातें भी होती हैं। कैप्टन स्टीवंस उससे वापस ट्रेन में जाने की मांग करता है क्योंकि अब वो क्रिस्टीना से मोहब्बत कर बैठा है। वॉचर्स, मैंने क्रिस्टीना और स्टीवंस की मोहब्बत की स्टोरी को इस कहानी में ज्यादा नुमाया नहीं किया क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ साइंस फिक्शन है। खैर, गुडविल कहती है कि स्टीवंस, वो सब लोग मारे जा चुके हैं, क्रिस्टीना इस वक्त दुनिया में नहीं है, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। स्टीवंस कहता है, मैं जानता हूं वो सब लोग एक परछाई है, मगर मैं कुछ लम्हे क्रिस्टीना के पास रहना चाहता हूं। गुडविल सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो इंचार्ज के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती होती। इसके अलावा इंटेलिजेंस के अफसरान भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो बहुत ही महदूद थी। गुडविल, सिर्फ 8 मिनट प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। कैप्टन स्टीवंस एक बार फिर इल्तिजा करता है। गुडविल कुछ सोचते हुए कहती है कि ठीक है, 8 मिनट बाद मैं तुम्हारा लाइफ सपोर्ट बंद कर दूंगी और तुम वापस नहीं आ सकोगे। अब गुडविल उठकर पूरे रिसर्च हॉल का जायजा लेती है जो कि तकरीबन आधा खाली हो चुका था और बाकी लोग टेबलों पर टांगे सजाए गप्पों में मसरूफ थे। अब गुडविल इंचार्ज रोथलेस के ऑफिस में जाती है जहां इंटेलिजेंस के कुछ लोग बैठे होते हैं। गुडविल पूछती है कि सर, कैप्टन स्टीवंस से हमारा वादा था कि मिशन मुकम्मल करने के बाद उसकी लाइफ बंद कर दी जाएगी, अब क्या हुक्म है? इंचार्ज कमाल खुदगर्जी से कहता है कि क्या अब हम उसके हुक्म पर चलेंगे? मेरा हुक्म यह है कि ट्रेन वाले पूरे मामले की मेमोरी उसके दिमाग से खत्म कर दो और उसे नए मिशन के लिए तैयार करो। वो जब तक चल सकता है उसे चलाओ। गुडविल की आंखों में मायूसी फैल जाती है। इनसे इस सिले की तवक्को नहीं थी। अब गुडविल इधर उधर देखती है और उस मशीनी ताबूत तक पहुंचती है जहां कैप्टन स्टीवंस का मुर्दा जिस्म पड़ा होता है। वो सब दरवाजे लॉक कर देती है और कैप्टन को चार्ज करके ट्रेन में भेज देती है। गुडविल अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी। खत्म रात, अब यहाँ एंड होती हुई कहानी में एक नया ट्विस्ट शामिल होता है। कैप्टन स्टीवंस दोबारा उस ट्रेन में पहुंचता है। उम्मीद यही थी कि वहां पर जाकर क्रिस्टीना से मोहब्बत करेगा, इस तरह की चीजें, लेकिन हम एक नई चीज देखते हैं। वो भागता हुआ ट्रेन के उस हिस्से में जाता है जहां पर बम लगा होता है। वो तेजी से बम से सेलफोन निकालता है और घूमकर पिछले डब्बे में चला जाता है जहां डेरेक नामी बम्बर अपना बटवा फेंक रहा होता है। स्टीवन के हाथ में ट्रेन पुलिस की हथकड़ी होती है। वो जल्दी से उस बम्बर को कंट्रोल करके ट्रेन में बांध देता है और पुलिस को कॉल लगाता है कि हेलो, मैं डेरेक हूँ और मैंने शिकागो से निकलने वाली ट्रेन में बम लगाया है और इस वक्त फलां डब्बे में कुछ मिनट के लिए मौजूद हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। स्टीवन ये कॉल करने के बाद वापस अपने डब्बे में आता है और क्रिस्टीना से मोहब्बत करता है। वो ट्रेन में एक कॉमेडियन को शर्त लगाकर लोगों को हंसाने का टास्क भी देता है। ये पूरी ट्रेन में कह के गूंजने लगते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ रिसर्च हॉल में खिलबली मची होती है। मिशन इंचार्ज रोथलेस और दीगर लोग दरवाजे अनलॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंचार्ज गुडविल को धमकियां देता है कि अगर उसने लाइफ सपोर्ट बंद की तो वो इसे जिंदा दरगोर कर देगा। नाज़रीन, गुडविल हर चीज से बेनियाज आखिर 8 मिनट पूरे होने के बाद स्टीवंस की लाइफ सपोर्ट बंद कर देती है। यूं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेन में हर चीज एकदम स्टॉप हो जाती है, जैसे कोई मंजर चलते चलते रुक गया हो, जैसे कोई दिन शाम की सरहद पर खड़ा अपनी बीती जवानी देख रहा हो। लेकिन अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि मंजर फिर से चलने लगता है और ट्रेन में कोई हादसा नहीं होता। लेकिन साथ ही गुडविल भी अपने इर्द गिर्द हर चीज में बदलाव देखती है। इसी दौरान गुडविल को एक मैसेज मौसूल होता है। हेलो, मैं कैप्टन स्टीवंस आपसे मुखातब हूं। मैंने आज एक ट्रेन को ब्लास्ट होने से बचा लिया है और ये खबर तुम टीवी पर देख सकती हो। तुम्हारा सोर्स कोड मिशन बहुत अच्छा है। गुडविल भागकर टीवी के सामने जाती है जहां कुछ वक्त पहले जख्मियों और मरने वालों की तादाद बताई जा रही थी। अब वहां रूटीन की खबरें चल रही थी और नीचे एक पट्टी में बताया जा रहा होता है कि आज सुबह शिकागो जाने वाली एक ट्रेन को ब्लास्ट होने से बचा लिया गया है। बम्बर ट्रेन में बंधा हुआ पाया गया। इसके अलावा गुडविल देखती है कि पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ट्रेन हादसे का कोई जिक्र तक नहीं है। मिशन इंचार्ज रोथलेस भी अपनी रूटीन की गुफ्तगू में दूसरों से मसरूफ था, यानी सोर्स कोड की वजह से वक्त मुकम्मल तौर पर बदल गया था।
यकीनन आप नहीं समझे होंगे। देखिए, हमारी जिंदगी पास्ट की मालूमात से अबारत है। मुझे मालूम है कि मैं कल किन किन लोगों से मिला था, लेकिन अगर कोई शख्स मेरे पास्ट में जाकर मुझे उन मुलाकातों से रोक दे, मुझे किसी और काम में लगा दे, तो मैं उन लोगों से कल के टाइम में नहीं मिल पाऊंगा, जिसका नतीजा ये होगा कि मेरी आज की मालूमात बदल जाएगी। अब मेरे नजदीक मैं उन लोगों से कल नहीं मिला था जिनसे कल मिला था। खत्म ज़रात फिल्म के लास्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि ट्रेन हादसे में मरे लोगों की मेमोरी से जो दुनिया बनाई गई थी वो बराह रास्त पास्ट टाइमलाइन से जुड़ गई थी। जैसे ही कैप्टन स्टीवन ने ब्लास्ट को रोका, आगे चलते हुए वक्त की याददाश्त मुकम्मल तौर पर बदल गई। और खत्म ज़रात नाज़रीन, फिल्म की मुकम्मल स्टोरी सुनने के बाद आप यकीनन अपने अंदर कुछ सवालों की गूंज महसूस कर रहे होंगे। आपको इस साइंस फिक्शन स्टोरी से कई जगह पर एतराज होगा, कई जगह पर आप ब्रेन हेल्थ, ब्रेन फंक्शन और दूसरी कई चीजों पर सवाल उठाना चाह रहे होंगे। खत्म ज़रात, याद रखिए कि साइंस फिक्शन लिखा ही इस अंदाज में जाता है कि आपके जमूद ज़दा जहन में नए ख्यालात की लहरें जन्म लें। नाज़रीन, साइंस फिक्शन का असल मकसद ही आपके जहन में सवाल पैदा करना है, आपकी सोच की डायरेक्शन तय करना है, आपकी तोहमात और जहालत में धुंधलाई बेनाई को एक साइंटिफिक रोशनाई देना है। खत्म ज़रात, यही वो कंटेंट है जो आने वाले वक्तों में सोचने वाले, पेचीदा सोचने वाले दिमाग पैदा करता है, हैरत अंगेज कारनामे सरंजाम देने वाले वजूद पैदा करता है, क्योंकि ये कंटेंट सवाल पैदा करता है। ये इंसान के नीचे नहीं बल्कि ऊपर गर्मी पैदा करता है दिमाग में। खत्म ज़रात, 1000 साल कबल जब मुसलमान साइंसी उलूम के इमाम थे, उनके यहाँ बड़े बड़े जोग्राफियादा, कीमियादा, फिलोसोफर और रिसर्चर पैदा हुए। आज क्यों वैसे लोग पैदा नहीं होते? क्योंकि वो लोग अपनी कौम की सोच के रास्ते मुतय्यन करने का फन जानते थे। उन्होंने फिक्शन पर कई किताबें लिखी, जिनमें एलियन, मरमेड, मछली और हजारों की तादाद में फर्जी मखलूकात का तस्वर पेश किया, वक्त पर अजीबोगरीब नजरियात पेश किए, कई तरह की फर्जी दुनियाओं का हाल लिखा। खत्म ज़रात, अजायबुल मखलूकात उन सैकड़ों किताबों में से एक है जो आज भी आपको किसी न किसी बुक स्टोर से ऑफलाइन या ऑनलाइन मिल सकती है। ये सारा वो फिक्शन डाटा था जिसने मुसलमानों की तहजीब में तहकीक, तसनीफ और सियाहत का रवाज डाला, और मुसलमान अपने वक्त में कई 100 साल आगे निकल गए। आज भी 1000 साल कबल लिखी इमाम कज़वीनी की किताब अजायबुल मखलूकात पढ़ें तो आपको उसके अंदर लिखे फिक्शन से अंदाजा होगा कि जिंदा कौमें किस तरह अपनी नस्लों के रास्ते मुतय्यन करने के लिए, उनकी सोच की डायरेक्शन तय करने के लिए कंटेंट क्रिएट करती हैं, फिर उन्हें पुराने जमाने में मजलसे खास और जदीद दौर में हॉलीवुड में फिल्माकर पेश करती हैं, और हमारे जैसे लाखों नए जहन एक नई सुबह का आगाज करते हैं। खत्म ज़रात, हम अगली साइंस फिक्शन स्टोरी में एक ऐसे साइंटिस्ट का हाल बयान करेंगे जो टाइम ट्रेवल करके वक्त में 8 करोड़ साल आगे पहुंचा, तो क्या देखकर उसकी रूह लर्ज गई, और फिर चांद पर छिड़ी न्यूक्लियर वार ने कैसे चांद को तबाह कर डाला। खत्म ज़रात, ये सब कुछ हम अगली स्टोरी में बयान करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप इस स्टोरी पर अपना कमेंट जरूर करें, साथ लाइक बटन पर क्लिक करें। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। 111 मुस्लिम साइंसदान और 100 अजीम मुसलमान फातिहीन, तारीख इस्लाम की 2 बेमिसाल किताबें अभी ऑर्डर कीजिए।